हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सारे बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई को भी काफ़ी स्मूथली तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूँ डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने मोनेरा किंगडम जो है उसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया था। तो बैक्टीरिया जो हैं कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किंगडम मोनेरा में हमने कहा था कि जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हमारी अर्थ पे हैं वो सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल एंड वाला टॉपिक जो था हमारा लास्ट लेक्चर का वो ये था कि बैक्टीरिया को फ्लैजिला के बेस पे कितने टाइप में डिवाइड कर दिया था। तो हमने दो टाइप पढ़े थे, एक जिनमें फ्लैजिला होता है और एक जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो उससे आगे करना है बच्चों, अभी मोनेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मोनेरा ही चल रहा है, तो उससे आगे करेंगे हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोनेरा ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के बेस पे मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं ना, तो भाई ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जब इस पे यूज़ हुई तो जो इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। एक बार वही चीज़ देख लेते हैं कि किस तरह से डिवीज़न हुआ था, क्यों हमने ग्राम पॉजिटिव कहा, क्यों हमने ग्राम नेगेटिव कहा और क्या प्रोसीजर है ग्राम स्टेनिंग का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो मोनेरा में ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस थी वो किसने उस प्रोसेस के बारे में बताया था, किसने बताया था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताया था। और ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जो है उसके बेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होते हैं बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल, जैसे कोई बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया जो है उसकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? सबको पता है, पेप्टाइडोग्लाइकन की, है ना। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, तो ये भाई हमने बना दी सेल वॉल, ये है सेल वॉल। ठीक है, किसकी बनी है बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब देखो, बैक्टीरिया जो हैं उन सभी के अंदर वॉल तो होती है और सबके अंदर किसकी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की ही होती है। बट कुछ एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें जो सेल वॉल है, जिनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरियल सेल। तो भाई सेल वॉल काफ़ी थिक होती है, इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा भी कुछ होगा उसमें, क्योंकि थिकनेस नॉर्मल से ज़्यादा है। सो हाँ, ऑफ कोर्स होता है। क्या इसके अलावा इस पे और कवरिंग होती है किसकी? टिकॉलिक एसिड की। टिकॉलिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ टिकॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो थिकनेस है वो कैसी हो जाती है बच्चों? ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा थिकनेस हो गई है। जिस बैक्टीरिया के अंदर टिकॉलिक एसिड प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ सेल वॉल पे, और सेल वॉल क्या हो गई है? थिक हो गई है, उसको हमने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरे सेल वॉल बैक्टीरिया में ये हो गई सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल कुछ ऐसे बना दी हमने। ठीक है, सेल वॉल है ये भी। किसकी बनी है सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है,
सो ये भी किसकी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई है। बट हम देख रहे हैं ना यहाँ पे इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है। वो थिक है, वो कैसी है, थिन है। ये थिन है, क्यों है, क्योंकि भाई इसमें टिकॉलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसमें था, इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, नो टिकॉलिक टिकॉलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सॉरी टिकॉलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जब टिकॉलिक एसिड नहीं है तो उसकी जगह पे इसके अंदर क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। टिकॉलिक एसिड नहीं होता ना तो क्या होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो ये एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है ये सभी में नहीं होती है बेटा, कुछ बैक्टीरिया में होती है, सभी में नहीं होती है। तो इसका नाम क्या है, या तो ग्लाइकोकैलिक्स बोल सकते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं, या फिर इसको पॉलीसैकेराइड लेयर बोल सकते हैं, या फिर खाली हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको फॉस्फोलिपिड्स की लेयर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स बोल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टिकॉलिक एसिड था जिसकी वजह से थिकनेस ज़्यादा हो गई, यहाँ पे टिकॉलिक एसिड नहीं था तो थिकनेस ज़्यादा नहीं हुई। तो नहीं हुई तो भाई एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई। एक्स्ट्रा लेयर को नाम क्या दे रखा है, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब जिस बैक्टीरिया में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है उसको यहाँ पे नाम दे दिया बेटा हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या नाम दे दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दे दिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम उनको हमने दे दिया, ठीक है। तो ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। इससे हमें पता चल गया कि भाई इनका दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, थोड़ा अलग होता है। अब देखते हैं कि जो स्टेनिंग प्रोसेस है उसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेनिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। स्टेनिंग प्रोसेस जो है उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया ऑन स्लाइड। पहले हमने क्या किया, हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया, मतलब स्लाइड के ऊपर रखा, बैक्टीरिया का फिक्सेशन किया हीट को देकर। फिर हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्रिस्टल वॉलेट डाई का यूज़ किया। जो ये हीट फिक्स्ड बैक्टीरिया स्लाइड पे थे इसके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट डाई का यूज़ किया। कितने टाइम तक, 30 सेकेंड से लेकर के और 1 मिनट तक उसका हमने क्या किया, ऐड किए रखा उसको इतने टाइम तक। उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या किया, वॉश कर दिया उसको वाटर से, ठीक है, वाटर से क्या कर दिया, वॉश कर दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। फोर्थ स्टेप में क्या किया, यहाँ पे हमने ग्राम आयोडीन का यूज़ किया, ग्राम आयोडीन का यूज़ किया एज ए डाई, और इसको भी सेम कितने टाइम के लिए रखा, 30 से लेकर के 1 मिनट तक। के बाद फिर से क्या किया, वॉश कर दिया उसको वाटर से, ठीक है। वॉश करने के बाद फिर यहाँ पे यूज़ किया अगेन, फिर से क्या किया, एसीटोन या फिर अल्कोहल से फिर से क्या किया, वॉश किया, ठीक है, एसीटोन या फिर अल्कोहल से फिर से क्या किया, वॉश किया। जब एसीटोन या अल्कोहल से उन बैक्टीरिया को वॉश किया तो 90% बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल कलर के दिखने लगे,
और सिर्फ कुछ एक बैक्टीरिया जो बचे उनका क्या था, नो स्टेन, या फिर लिख सकते हैं लॉस्ट स्ट्रेन, मतलब वो कलरलेस हो गए, ये पर्पल कलर के दिखने लगे, कुछ एक कलरलेस हो गए। तो जो पर्पल कलर के दिखने लगे उनको नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनमें स्टेन प्रेजेंट नहीं था, मतलब कलर नहीं आया, तो उनको नाम क्या दे दिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर एक और ट्रीटमेंट किया। जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो थे, इन पे सैफरन डाई का यूज़ किया। सैफरन डाई जो कि रेड कलर की होती है, ठीक है, तो सैफरन डाई का यूज़ किया। तो सैफरन डाई के यूज़ के बाद भी उनका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है उस पर वन एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स जिसको बोला था। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या है, जो भी उसके साथ सैफरन वगैरह या कोई भी डाई का जब यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करती, और उसके बाद जो थी लेयर, जो पेप्टाइडोग्लाइकन थी, उस तक जो है वो ये पहुंच नहीं पाते, और ना ही उसके पास टिकॉलिक एसिड प्रेजेंट है। इसलिए क्या है, कोई भी स्टेन प्रोड्यूस नहीं करता ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है वो स्टेन को प्रोड्यूस करता है, पर्पल कलर का दिखना शुरू हो जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इन दोनों में से मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया किसको कंसिडर किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव को या फिर ग्राम नेगेटिव को? दोनों में से डेंजर या फिर बोल सकते हैं कि हार्मफुल या फिर बोल सकते हैं कि पैरासिटिक नेचर का बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है यही कैसा है, ज़्यादा हार्मफुल होता है, यही क्या है, मोर हार्मफुल। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इस पे क्या है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है। क्या है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, और जब कभी इसके लिए एंटीबायोटिक ली जाती हैं तो बहुत सारी ड्रग्स का, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लेयर है, उसको तोड़ने के लिए केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और बहुत जल्दी जो है वो इनकी डेथ भी नहीं होती है, ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए क्या है, इनको ज़्यादा डेंजर या हार्मफुल कहा जाता है डिजीज़ कॉज करने के लिए। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसके अंदर, ग्राम नेगेटिव में विब्रियो क्लैरी, ठीक है, विब्रियो क्लैरी, तो ये ग्राम नेगेटिव है, डिजीज़ कॉज करता है। अब नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है, बैक्टीरिया किस तरह से रेस्पिरेशन शो कर सकता है? तो बेटा दो ही टाइप होंगे, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया जब एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो कौन कौन सी प्रोसेस वो उसके अंदर करता है? फर्स्ट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। क्या मतलब होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज जो है वो किस में टूटता है? टू पायरुविक एसिड में। किस में टूटता है? टू पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं हम उसको, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो एक तो इसमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अब ये प्रोसेस बैक्टीरिया में कहाँ चलती है? उसके साइटोप्लाज्मा में। कहाँ चलती है? उसके साइटोप्लाज्मा में। सेकंड क्या है?
क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो है, अगर हम बात करें किसी यूकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात करें किसी यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ पे चलेगी ये साइकिल। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरियल सेल की, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें ये भी कहाँ पर चलती है, साइटोप्लाज्मा में ही चलती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड इसमें पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक स्टेप है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, प्रोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। ये कहाँ पर चलता है, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन पे ही चलता है। बट अगर हमने यहाँ पे किसकी बात करी, प्रोकैरियोट्स की बात करी, तो प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ पर चलता है बेटा, मीसोसोम में। कहाँ पर चलता है, मीसोसोम। तो मीसोसोम जो है, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। मीसोसोम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर, जैसे बैक्टीरिया की बाहर वाली वॉल है और अंदर वाली वॉल जो है वो कहीं कहीं से क्या होती है, फोल्ड होती है। कुछ इस तरह से हो गई, देखो क्या होती है, अंदर से कहीं कहीं से फोल्ड होती है। तो जो ये अंदर से फोल्ड है ये लेयर, इसी को क्या कहा जाता है, मीसोसोम। ये तो हो गई आउटर लेयर और ये क्या है उसकी इनर लेयर। तो इनर लेयर जो है वो कहीं कहीं से क्या है, फोल्ड है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मीसोसोम। इसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, मीसोसोम करता है। कैसे रिएक्ट करता है, एज ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम है वो भी बैक्टीरिया में कहाँ पर चलती है, मीसोसोम्स में चलती है। ओके, लास्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब भाई इसके लिए क्या होता है, नीड होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जब मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक प्रोटीन होते हैं तो वो एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है, एटीपी जो है इसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये हमने रेस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर किया है कि किस तरह से होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। एरोबिक तो हमने देख लिया, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक का मतलब क्या हुआ, O2 की एब्सेंस में रेस्पिरेशन बैक्टीरिया अगर करता है तो किस तरह से करता है। देखो बेटा, फर्स्ट जो है वो है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक है। O2 के एब्सेंस में प्रोसेस हो रही है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका ब्रेकडाउन। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटता है, CO2 में, इथेनॉल में, और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक तरह से क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है एनारोबिक कंडीशन का। जैसे एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था ना, तो पायरुविक एसिड बना था, वैसे ही एनारोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, ये समझ लो। तो CO2, इथेनॉल और एनर्जी रिलीज होती है बैक्टीरिया में। सेकंड है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक कंडीशन में। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्यूट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तब भी क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, थर्ड देखते हैं और कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में हो सकता है। थर्ड है डेड और डिकेइंग मैटर जो है उसका
बॉडीज जो होती है ऑर्गेनिज्म की, उसका ब्रेकडाउन मतलब उसका डिकम्पोजिशन। तो जब उनका डिकम्पोजिशन होता है डेड बॉडीज़ का, तो भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन हो सकता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर डेड बॉडीज़ जो हैं उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो ये सारा एनारोबिक कंडीशन में होता है, मतलब O2 के एब्सेंस में होता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हम कुछ एक टाइप पढ़ते हैं उनके। फर्स्ट है ऑब्लिक एरोब्स। ऑब्लिक एरोब्स, अब ये ओब्लिक या ओब्लिकेट एरोब्स क्या होते हैं, ओब्लिक या ओब्लिकेट बोल सकते हैं इसको। ये क्या होते हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ O2। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सेकंड है ऑब्लिक या फिर ऑब्लिगेट बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बेटा, एनएरोब्स, ऑब्लिक एनएरोब्स। अब ये क्या होते हैं, दे कैन सर्वाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ O2। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो एज ए पॉइजन रिएक्ट करता है, मतलब बहुत हार्मफुल होता है, इनकी डेथ तक हो जाती है। ठीक है, थर्ड टाइप के होते हैं फैसिलिटेटिव एरोब्स। फैसिलिटेटिव एरोब्स, अब देखो फैसिलिटेटिव एरोब्स कौन से बैक्टीरिया हुए जो क्या करेंगे, दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो फैसिलिटेटिव एरोब का मतलब क्या है कि वैसे तो ये कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं, बट इनके अंदर एक क्या होती है, स्पेशलिटी होती है कि अगर ऑक्सीजन भी इनको मिलेगा तो भी इनकी डेथ नहीं होती है, तो भी ये वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं जब तक एनारोबिक कंडीशन नहीं आ जाती। फोर्थ जो है वो है फैसिलिटेटिव एनएरोब्स। फैसिलिटेटिव एनएरोब्स, अब ये क्या होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ O2। मतलब वैसे तो ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, बट अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही है तो भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो मतलब एक स्पेशल फीचर होता है इनके अंदर ये। तो ये है कि कुछ एक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, या फिर दोनों ही प्रॉपर्टी उनके अंदर होती हैं। नेक्स्ट एक बार देखते हैं बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया अपना खाना कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो दो टाइप होते हैं, एक कि वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और दूसरे कुछ एक कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर के भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का सबको पता है, जो अपना खाना अपने आप बना सकते हो। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप के होते हैं, या तो हो सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक।
फोटो ऑटोट्रॉपिक, जो मतलब क्या करें, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में अपना खाना बना पाएँ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ एक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है। सेकंड कौन से होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक, सेकंड होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो ये कौन से होते हैं बेटा, जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिनको अगर केमिकल्स नहीं मिलेंगे तो इनका खाना भी नहीं बनेगा। तो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट जो है उससे खाना बना लेते हैं। कीमोटोट्रॉपिक कैसे होते हैं, जो कि केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। तो एक बार पिगमेंट देखते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं तो उनमें पिगमेंट कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, और दूसरी है बैक्टीरियो विरडिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरडिन ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर अपना खाना ये बना पाते हैं। अगर हम सिंपल किसी प्लांट की बात करें, प्लांट्स के अंदर या फिर किसी यूकेरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो किस तरह से होती है। देखो किसी प्लांट या फिर किसी यूकेरियोट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है देखो वो किस तरह से होती है। CO2 और वाटर ये लाइट की प्रेजेंस में और जो पिगमेंट होती हैं उसमें उनकी प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकल जाती है। यही प्रोसेस होती है ना। तो ये क्या है, प्लांट्स वगैरह के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि उनमें भी पिगमेंट होती है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बैक्टीरिया भी क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। अब इसमें भी देखते हैं कैसे होएगा। तो ये है बेटा कि इसमें ऑक्सीजन क्या है, बाहर निकल गई है, तो इसको बोल देंगे ऑक्सीजेनिक रिएक्शन। क्या बोल देंगे, ऑक्सीजेनिक रिएक्शन। ठीक है। अब बैक्टीरिया की देखो बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर CO2 प्लस H2S, वहाँ पे क्या था H2O, यहाँ पे क्या है H2S। ठीक है। इनकी ये जो दोनों जो हैं ये क्या करेंगे, लाइट और साथ में जो पिगमेंट थी बैक्टीरिया की उनकी प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन करेंगे, C6H12O6, और यहाँ से एक सल्फ़र जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सल्फ़र क्या है, बाहर निकल जाएगा। मतलब बैक्टीरिया में इस तरह से होती है ये जो प्रोसेस होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरह से प्रोसेस होती है। ये है किसी प्लांट सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है। तो इसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं निकली, तो इसको क्या बोल सकती हूँ, एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन, एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन। ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉपिक नेचर जो है वो है बैक्टीरिया का, कि भाई किस तरह से ये अपना खाना बना लेता है। एक बार हेट्रोट्रॉपिक और देखते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर। वैसे हेट्रोट्रॉप का मतलब आप सबको पता ही है, जो डिपेंड रहता हो, जो अपना खाना अपने आप नहीं बना पाता हो। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, मतलब बैक्टीरियल सेल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना खाना अपने आप नहीं बना सकती। तो देखते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है उसमें बैक्टीरिया किस तरह से अपना खाना बनाता है। तो फर्स्ट है इसमें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, या फिर बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कैसी होती है, एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। किसी दो ऑर्गेनिज्म की आपस में रिलेशनशिप को कहा जाता है। तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म अपने अपने बेनिफिट के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम बोलते हैं।
तो इसमें एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जितने भी लेग्यूमिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मतलब क्या है, दोनों को, बैक्टीरिया को भी फ़ायदा हो रहा है, रूट्स को भी फ़ायदा हो रहा है, और हेल्प किस में कर रहा है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसका एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड जो है वो है सैप्रोट्रॉपिक। अब सैप्रोट्रॉपिक क्या है, अगर किसी डेड या फिर डिकेइंग बॉडी के ऊपर डिपेंड है और उसी से अपना खाना बना रहा है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, कोलेस्ट्रीडियम। ये क्या है, डेड बॉडी से ही अपना खाना बनाता है और अपना सर्वाइव करता रहता है। थर्ड जो है वो हम यहाँ पे बता देंगे पैरासाइट। अब पैरासाइट जो है ये क्या होते हैं भाई, जो किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड हों, जो किसी दूसरे लिविंग से अपना खाना बनाते हों। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है कि भाई किसी लिविंग की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड, मतलब उसकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो है एंडोपैरासाइट, लिविंग की बॉडी के अंदर जाकर के सरवाइव करते हैं और उसको कोई ना कोई डिजीज कॉज कर देते हैं उसकी बॉडी में। तो ये क्या है, इनसाइड द लिविंग बॉडीज। वो क्या था, बॉडी के बाहर, आउटसाइड, ये क्या है, इनसाइड। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं, विब्रियो क्लैरी। ठीक है, ये क्या है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, पैरासाइट कहा जाता है। तो ये है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि भाई बैक्टीरिया जो है अगर ऑटोट्रॉपिक है तो अपना खाना कैसे बनाएगा, और अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो अपना खाना कैसे बनाएगा। नेक्स्ट जो है वो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन का मतलब सारे बच्चों को पता है। रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होता है, अगेन प्रोडक्शन, मतलब लिविंग जो है वो अपनी बॉडी से अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन बैक्टीरियल सेल में दो तरह से होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो असेक्सुअल का मतलब क्या होता है, विदाउट फ्यूज़न, मतलब किसी दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई एक ही बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने आप क्या कर सकती है, अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। तो सबसे कॉमन जो प्रोसेस है असेक्सुअल की वो कौन सी है, बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन जो है वो कौन सा होता है बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन नाम से लग रहा है, बाया मतलब टू, मतलब एक बैक्टीरियल सेल जो है वो दो डॉटर बैक्टीरियल सेल को प्रोड्यूस करती है। बाइनरी फिजन मेनली कौन सी कंडीशन में होता है, मेनली अकर इन फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन, मतलब जो कंडीशन बैक्टीरिया के लिए अच्छी होती है सर्वाइव करने के लिए, उस कंडीशन में वो बाइनरी फिजन करता है। अब देखो कैसे करता है,
ये बैक्टीरिया जो है हमने ये कुछ इस तरह से बना दिया स्ट्रक्चर। ये क्या है, बैक्टीरिया की इनर लेयर है, बीच बीच में से फोल्डेड कर दिया उसको, क्योंकि मीसोसोम जो है उसको दिखाना है, हर जगह नहीं दिखा रहे हैं तो सिर्फ मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया है आपको। ये है बैक्टीरिया में आउटर लेयर और ये क्या है उसकी इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर। और उसी पे ये क्या प्रेजेंट है, मीसोसोम प्रेजेंट है। और मीसोसोम से ही क्या अटैच है, एक दिखा देती हूँ, आसानी हो जाएगी आपको, सिर्फ एक दिखा देती हूँ, वैसे जगह जगह से फोल्ड होती है। अब मीसोसोम जो है उसी से क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर फॉर्म में होता है, सबको पता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो चिपका हुआ होता है मीसोसोम से ही, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, डीएनए की कॉपी बन गई, वो रेप्लिकेट हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, ऐसा ही होता है। तो भाई रेप्लिकेशन में क्या होता है, अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके साथ चिपका हुआ है, मीसोसोम के साथ। इसका मतलब इसका रेप्लिकेशन है तो किसका होगा साथ में, मीसोसोम का भी होगा। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, एक बार इसको सेक्सुअल को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसमें दिखा रही हूँ कि किस तरह से होगा, ये देखो इसमें क्या है, कुछ इस तरह से कॉपी बना के दिखा देंगे हम। ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या कर दिया, रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीज़न। अब यहाँ से ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए, तो बीच में से जो है वो इस बैक्टीरिया की बॉडी क्या करेगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और साथ साथ में जेनेटिक मटेरियल जो है वो जिसकी कॉपी हुई है, ये धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दो डॉटर बैक्टीरी या फिर डॉटर सेल जो हैं वो इससे बन जाएंगी, ठीक है, जिस तरह से। आई थिंक क्लियर है। फिर इसके साथ क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल भी दिखा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इस तरह से बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया में। अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, ई कोलाई, इसमें क्या होता है, हर 20 मिनट में ये क्या करता है, अपना बाइनरी फ्यूजन कर लेता है। हर 20 मिनट के अंदर ये क्या कर लेता है, अपनी नई सेल बना देता है। और डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है इसमें, क्योंकि भाई जब ये नई सेल बनाएगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो पहले होता है ना। तो 18 मिनट में, हर एक 18 मिनट में इसका डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है। और विद इन 20 मिनट के अंदर ये क्या कर लेता है, अपना फ्यूजन कर लेता है, ई कोलाई। ओके, तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप, बाइनरी फ्यूजन, जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है बडिंग। बडिंग, बडिंग जो है वो बहुत 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 वेरी वेरी रेयर इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है बैक्टीरिया के केस में। अब बडिंग क्या होता है कि भाई जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर एक स्मॉल एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन या फिर आउट ग्रोथ बन गई। धीरे धीरे क्या है कि वो बन के और वहाँ से सेपरेट हो गई। जब वो स्मॉल बर्ड वहाँ से अलग हुई तो उसने क्या किया है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को जैसे उसके पेरेंट की बॉडी थी बिल्कुल वैसा ही बना दिया। तो ये बडिंग होता है। बट बैक्टीरिया के केस में ये बहुत ही ज़्यादा
कम होता है, बहुत कम होता है। थर्ड जो है वो है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब जो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, हम एक तरह से इसको रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ क्या होता है कि जब बैक्टीरिया की एडवर्स कंडीशन आती हैं, जब बैक्टीरिया की एडवर्स को क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो अपने आप को बचाने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। देखो किस तरह से करता है, जैसे ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है। अब इसके एडवर्स कंडीशन आ गई, ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल उसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर को बना लेगा और साथ साथ में साइटोप्लाज्मा जो है उसको पूरी तरह से यहीं पे इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर लिया, जो ये जेनेटिक मटेरियल था इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना दी, एक्स्ट्रा कवरिंग बना दी, इसको हम बोल सकते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्मा के साथ जो है एक्स्ट्रा कवरिंग, तो कॉर्टेक्स ये बना दी यहाँ पे। अब धीरे धीरे जब एडवर्स कंडीशन आएंगी तो इसकी बाहर की बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी और सिर्फ बचेगी कौन सी, जो ये बीच वाली थी, ठीक है, ये एंडोस्पर्म। एक बैक्टीरिया जो है वो एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पोर है। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। और एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कब किया, अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी तो जो ये बचा हुआ है इसका पार्ट, ये फिर से क्या करेगा, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन कब, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाएंगी, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगे, बाहर की बॉडी तो रिमूव हो गई, ये बच गया, फेवरेबल कंडीशन आ गई, बाइनरी फ्यूजन कर दिया, सेम जैसे अभी बताया वही चीज़ें सारी हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्या है, बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो एक बार आप इसको देख लेना, पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, आगे भी आने के चांसेस पूरे हैं। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, तो आप एक बार पूरा रीड करके आपके जो भी डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये वीडियो, आज की वीडियो या आज का लेक्चर बोल सकते हैं, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, क्योंकि मोनेरा का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आज हमने असेक्सुअल को ही किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करना है। तो अगली वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।